केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट थर्ड। चौथा लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। साइंटिस्ट जो थे वो रिक्टर थे, इन 1972 में इन्होंने इस लॉ को दिया। लॉ में ट्रायंगुलर व्यवस्था किया गया। ट्रायंगुलर का मतलब 3 एलिमेंट्स लिए गए। 3 एलिमेंट्स लेने के बाद जैसे इन लोगों के एलिमेंट का रेशियो निकाला गया और इसके एलिमेंट का रेशियो निकाला गया और इसमें हाइड्रोजन को फिक्स किया जा रहा है और इसके कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो देखा जा रहा है वो थर्ड इसके रेशियो के क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। यानी बातें किसी और की करेंगे और निशाना किसी और पर साधेंगे। नहीं होता है 3 बच्चों के बीच में जब बातें होती है, एक बच्चा दूसरे बच्चे पर कोई व्यंग कसता है और लेकिन बातें किसी और की होती है, तो उसी तरह से रेशियो यहाँ का देखा जाएगा और निकल जाएगा रेशियो थर्ड का। इसीलिए वर्ड इस्तेमाल किया है रेसिप्रोकल, उल्टा। उल्टा मतलब जैसे 2 दोस्त हैं आपस में बात कर रहे हैं, तीसरे के बारे में बातचीत कर रहे हैं, पहले के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो तीसरे के बारे में अपने दोस्त पर क्या कर रहे हैं, व्यंग कसते हैं और बातें उसकी हो रही होती है। तो उसी तरह से उसको रेसिप्रोकल कहा जाता है, अपोजिट। रिक्टर साहब ने दिया था। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन 3 चीज है। कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर के मीथेन का फॉर्मेशन कर दिया है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन कर दिया है और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि मीथेन में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देखेंगे तो कार्बन का रेशियो जो है वो 12 है, कार्बन का मास, और हाइड्रोजन का मास अगर देखा जाएगा तो 1 × 4 यानी 4 हो गया। तो 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, 3 रेशियो 1। इन केस ऑफ वाटर, वाटर का देखेंगे तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 × 2 रेशियो 16, 2 रेशियो 16 मीन्स 1 रेशियो 8। देखो हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स रहेगा 1 और 1 और कार्बन का रेशियो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो 8 है। तो ये जो 3 रेशियो 8 आ रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का, वो यहाँ भी लागू हो जाएगा। देखते हैं निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3 रेशियो 8 होता है कि नहीं। तो कार्बन का 12 रेशियो ऑक्सीजन का 16 × 2 12 रेशियो 32, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 3 रेशियो 8। मतलब हम वहीं से इसका रेशियो निकाल चुके हैं और बाद में जब देखते हैं तो ये यहां भी लागू होता है और इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन हम आगे दे देंगे। गे-लुसाक्स लॉ का भी डेफिनेशन आगे लिखा मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में। गे-लुसाक्स लॉ में गे और लुसाक्स साइंटिस्ट हैं, वो एक इक्वेशन को देखते हैं और इक्वेशन में जो देखा जाता है कि अगर इसका वॉल्यूम 1 है, इसके आगे 1 लिखा हुआ है, इसका भी वॉल्यूम 1 है और इसका वॉल्यूम जो है वो 2 है, तो इस स्थिति में हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो इसका वॉल्यूम जो आएगा 1 रेशियो 1 रेशियो 2, ये ऑलवेज इक्वल होगा। 1 रेशियो 1 रेशियो 2, इट इज ऑलवेज इक्वल। और ये ध्यान देना है कि इस समय में जो ये है रिएक्टेंट वाला पार्ट होना चाहिए, एकदम नोट डाउन कर लीजिए इस बात को कि रिएक्टेंट का जो पार्ट होना चाहिए वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तभी ये जो लॉ है वो लागू होता है। गे-लुसाक्स लॉ में यही, इस लॉ में ये कर रहा है। तो अब जो टॉपिक है वो शुरू होता है मोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। यूनिट एंड डायमेंशन जब आप पढ़ोगे तो मोल के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में वो वहाँ पर मोल के बारे में बताएंगे, तो वो कह देंगे कि केमिस्ट्री वाले लोग मोल को अच्छे से समझाएंगे। रियली बात है, फिजिक्स वाले क्यों समझाएंगे? जब भी होगा केमिस्ट्री वाले लोग जो है मोल को अच्छी तरह से समझा पाएंगे। मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बगैर आपका कोई भी आगे पढ़ाई होने वाला नहीं है। केमिस्ट्री का मेन बेस है ये मोल।
मोल जो है केमिस्ट्री का मेन बेस माना जाता है। तो इस बेस को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, बिना मोल के आप केमिस्ट्री पढ़ नहीं पाएंगे। मोल को समझने के लिए सबसे पहले आपको 3 बातें जाननी होगी। 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहला है उसका मोलर मास, इसके बाद एनटीपी और एचटीपी, इसके बाद एवोगाड्रो साहब का लॉ है, एवोगाड्रो नंबर। मोलर मास बहुत आसान चीज है। जैसे आपका कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 16 है। मोलर मास निकालना सभी ये में दिखाया गया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आया, मोलर मास निकालना बहुत आसान है, पहले भी 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसको। कार्बन का मास जो है वो 12 हो गया, तो प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 × 2 हो गया, यानी 12 + 32 यानी 44 U हो गया। तो ये जो हुआ वो मोलर मास हो गया। ये मोलर मास तो पक्का ही निकालना होगा, इसके बगैर तो खैर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी आपको समझ में नहीं आएगा। 9th क्लास में इसके बारे में चर्चा होती रहती है, मोलर मास के बारे में। बट इसके बारे में जानिए आप लोग एनटीपी और एचटीपी के बारे में। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को एनटीपी कहते हैं। बाद में लोगों ने कहा कि इसको नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलिए। तो एनटीपी और एचटीपी बोथ आर सेम थिंग, दोनों सेम थिंग है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या है कि 0 डिग्री C और 273 केल्विन अगर आप लेते हो तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर। और नॉर्मल प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 760 mm ऑफ Hg आप लेते हो तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रेशर। मतलब सारी बातें इसी चीज पर होगी, नॉर्मल टेम्परेचर पर होगी, नॉर्मल प्रेशर पर होगी, क्योंकि ये टेम्परेचर प्रेशर पर सब कुछ वेरी करेगा। तो इस तरह से इस बातों को जानना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर क्या है। एवोगाड्रो साहब ने एक लॉ दिए हुए हैं, नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को कहते हैं 6.022 × 10⁻23। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। मोल पढ़ने से पहले, मोल को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको 3 बातें ये जानना जरूरी है। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, बहुत आसान चीज है। जब आप सोडियम के मास को ग्राम लिख दोगे तो दैट इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम, यानी मास ऑफ एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राम, देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम सोडियम अगर ले लिया तो 23 ग्राम हो गया। 2 ग्राम एटम सोडियम ले लिया यानी 46 ग्राम हो गया। ग्राम मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राम, देन इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। जैसे आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल H2O लिया आपने तो 18 ग्राम हो गया, और 2 ग्राम मॉलिक्यूल H2O लिया तो 18 × 2 यानी 36 ग्राम हो गया। आयन के बारे में जान लो, इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है या गेन करता है दैट इज कॉल्ड आयन। तो बच्चे ये सोचते हैं कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो उसका मास 23 ना होकर 22 हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन मास पर डिपेंड नहीं करता है, मास इज ऑलवेज डिपेंडेंट बाय ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करो या गेन करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो Na+ का मास वही रह जाएगा 23 ग्राम। Cl अगर माइनस होता है, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका मास 35.5 से 36.5 नहीं हो जाएगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा, यानी 35.5 ही रहेगा। तो मास ऑफ आयन को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे दैट इज कॉल्ड 1 ग्राम आयन। तो 1 ग्राम आयन Na+ = 23 ग्राम, 2 ग्राम आयन Na+ = 46 ग्राम। मोल के 3 डिफिनेशन है। फर्स्ट डिफिनेशन जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन इज कॉल्ड मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात हो रही है। यानी 1 मोल सोडियम अगर कह दिया जाए लेने के लिए, यानी 1 ग्राम एटम सोडियम यानी 23 ग्राम। 2 मोल सोडियम कह दिया गया यानी 2 ग्राम एटम सोडियम लेना पड़ेगा यानी 46 ग्राम। ये मास ही मोल है, किसी भी चीज का मास ले लिया जाएगा वही मोल कहलाएगा, मास ही मोल है। मास जो भी चीज मास ले लो, जैसे हमने कहा आपको कि स्टूडेंट्स हमको 5 मोल वाटर दे दो, तो 5 मोल वाटर दे दो तो क्या करोगे, वाटर का मास निकालोगे ना 18 ग्राम, और किसी चीज पर तौल लोगे 18 5 90 ग्राम वाटर लेके आ जाओगे मेरे पास, हो गया हमारे पास 5 मोल है।
जैसे आपसे हमने कहा कि हमारे लिए कल 2 ग्राम सॉल्ट लेके आ जाना, तो सॉल्ट का फार्मूला क्या हुआ, NaCl। तो Na का मास क्या होगा 23 और Cl का मास क्या होगा 35.5 यानी 58.5, यानी 2 मोल अगर सॉल्ट हम आपसे मांगते हैं तो 117 ग्राम आप सॉल्ट लेके आ जाओ और हो गया तुम्हारा 2 मोल सॉल्ट। तो यानी मास ही मोल है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, इसमें ये नहीं करना कि अब घर में भी मम्मी से बैठ के कहना कि मम्मी 10 मोल वाटर पिला दो। इससे क्या होगा कि कहे कि वीडियो देखना बंद कर दो। वीडियो इसलिए देखना बंद कर दो क्योंकि तुम पागल हो रहे हो। मम्मी से मोल मत कहना, ये ध्यान रखना। इसलिए मोल सिर्फ हम और आप जानेंगे, केमिस्ट्री में जानेंगे, फिजिक्स में जानेंगे, वहाँ जानेंगे। यानी कि मम्मी से नहीं बोलना है कि मम्मी 10 मोल वाटर, या मम्मी नहीं जानेंगे कि 180 ग्राम वाटर रहेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आगे आपको सेकंड डिफिनेशन बताते हैं। सेकंड डिफिनेशन में अगर एलिमेंट है तो एटम, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल, और चार्ज में है अगर कोई चीज तो आयन। 6.022 into 10 to the power 23 कौन सा है क्वाड्रेटिक नंबर। एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन इज कॉल्ड मोल। जैसे 1 मोल सोडियम हुआ तो उसमें इतने ही एटम होंगे। 1 मोल वाटर हुआ, वाटर यानी कंपाउंड आ गया, तो कंपाउंड में इतने मॉलिक्यूल होंगे। और आयन हुआ तो इतने में ये इतने ही आयन होंगे। दिस इज योर सेकंड डिफिनेशन। थर्ड डिफिनेशन में एट एनटीपी और एसटीपी 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर 1 मोल होगा। जैसे 1 मोल सोडियम ले लेंगे तो 22.4 लीटर, 1 मोल H2O लेंगे तो भी 22.4 लीटर, और 1 मोल Na+ भी लेंगे तो 22.4 लीटर। हर स्थिति में वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ये 3 डिफिनेशन है। तीनों डिफिनेशन पर तरह तरह के न्यूमेरिकल होंगे, और न्यूमेरिकल काफ़ी भारी होता है, थोड़ा उसमें ये जो प्रॉब्लम होते हैं वो ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट कर जाते हैं। तो न्यूमेरिकल का एक अलग सेक्शन ही हम तैयार करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब के बारे में बताया जाएगा। ध्यान रखना, क्लास 12 में सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 4 में देंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाला जा सके। फिजिक्स का भी यूनिट डायमेंशन हमारे विजय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स क्लासेस DK राय के नाम से आया हुआ है, उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाई हो रही है। मैथमेटिक्स टूल्स जो है हम फिजिक्स उसी क्लासेस में ये होकर के आपको बताएंगे।